नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी अर्जुन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ले रहे हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। आज जो अपने दो चैप्टर हैं फिजिक्स के, वो पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों प्रकाश और दूसरा चैप्टर है दोस्तों विद्युत। प्रकाश और विद्युत दोनों के अपन लोग मिक्सर जो प्रश्न है हम आरबीजीडी को ध्यान में रखते हुए या अन्य कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है दोस्तों, उन सब एग्जामों के अंतर्गत जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान एक ही प्रकार से पूछी जाती हैं। तो आज हम दो प्रकार से फिजिक्स के अंतर्गत दो चैप्टर हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर को दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मतलब मात्र 30 क्वेश्चन है, 15-15 क्वेश्चन है, आराम से उत्तर देना और पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार सबको, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहा हूं। जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दो और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों पहला प्रश्न, आराम से पढ़िए, उत्तर देना है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? यानी वो कौन सा तापमान है? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देना है। और एक चीज और ध्यान रखें, उत्तर के अंतर्गत आपको एबीसीडी के साथ में जो संख्या है, डिजिट है, वो भी आपको लिखना है दोस्तों। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंतर्गत दोस्तों समान रहता है? यानी वो कौन सा तापमान है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंतर्गत समान रहता है? ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर देना शुरू कर दो। अर्जुन लाल -40, जल्दी से जल्दी दोस्तों, थोड़ा फास्ट रखो अपना हाथों को। नमस्कार नमस्कार। वे कौन सा तापमान है जिसका मान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सदैव समान रहता है? ठीक है, उत्तर आ रहे हैं अर्जुन लाल -40, आरती ए, ठीक है, गोपाल C40, ठीक है, रामेश्वरी -40, ठीक है, 40 ए, ठीक है दोस्तों, ए C40। देखो दोस्तों, अब एक बार इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यानी वो कौन सा तापमान है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सदा समान रहता है? तो दोस्तों इनके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। C/5 बराबर F - 32/9। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यदि कोई मान आपको सेंटीग्रेड में दे रखा है तो आप फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, या इसके साथ आप केल्विन है K - 273/4। ठीक है, तो C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। ठीक है, 273/5। अब देखिए, एक अपन एक तापमान को लेते हैं। मान लो मैंने -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया है। -40/5 बराबर F - 32/9। ठीक है, आप बदलना सीख लो दोस्तों। जब तापमान बदलना सीखोगे तो ही अपना काम होगा। रटी हुई चीजें याद लंबे समय तक याद नहीं रहती है। जय हिंद दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर कर दो। सभी आर्मी वाले, राजस्थान पुलिस वाले या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी को इसको लाभ ले सकें। देखो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि वो कौन सा तापमान है जिसका मान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सदैव समान रहता है? तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। यानी जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। अच्छा, सेंटीग्रेड में -40 है, उसको फ़ारेनहाइट बदल रहा हूं। देखो अब क्या करते हैं, वेजर गुणा करते हैं। इसको जब वेजर गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 360। ठीक है, और इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे तो 5F - 160। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इधर -360 है, ठीक है, बराबर ये 5 इधर है ही है, ठीक है, और -160। अब -160 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? -360 ये इधर आते हैं बराबर के, तो चिन्ह क्या हो जाता है दोस्तों? चेंज हो जाता है। प्लस 160 बराबर 5M। अब -360 किसके दोस्तों? माइनस के हैं, और प्लस 160, तो -360 में से 160 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? माइनस के 200 बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे? 200। तो -200 बराबर 5F। तो F बराबर कितना हो जाएगा? -200/5। अब इसको काटोगे कितना उत्तर आ जाएगा? 40।
और ये 40 किसके अंतर्गत दोस्तों, माइनस के अंतर्गत है। इसका मतलब ये तापमान अगर सेंटीग्रेड में -40 है तो फ़ारेनहाइट में भी उत्तर कितना आ रहा है, -40 आ रहा है। तो जिस विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए दिया है उसका करेक्ट आंसर सही है, ठीक है। यानी एकमात्र तापमान जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में समान रहता है और वो कौन सा होता है दोस्तों, -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 RBZD के अंतर्गत। ये प्रश्न हमेशा हर एग्जाम के अंतर्गत बना है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि किस वैल्यू को किस प्रकार चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। किसी मनुष्य का शरीर का ताप सामान्य तापक्रम से होता है, ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 फ़ारेनहाइट। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर 3। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, ठीक है दोस्तों। सरपंच का पड़ोसी आज लेट हो गए भाई, जल्दी आना चाहते रहो, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप है 98, वो पर्सन डिलीट हो गया भाई, 98.6 फ़ारेनहाइट है जो तापमान से फ़ारेनहाइट के अंतर्गत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान है, ठीक है। तो देखो एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। आर्मी फैन जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो। हाँ अब ये प्रश्न आना स्टार्ट हो गए। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 फ़ारेनहाइट, 98.4 सेंटीग्रेड या 98.4 केल्विन। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपको सेंटीग्रेड में पूछे तो कितना उत्तर हो जाएगा 37, यदि आपको मान फ़ारेनहाइट के अंतर्गत पूछे तो कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, और यदि आपको केल्विन के अंतर्गत पूछे तो केल्विन के अंतर्गत कितना होता है दोस्तों 310 डिग्री होता है। तो आप यहां देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट एफ, तो एफ फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों 98.6, ये ऑप्शन चला गया। 98.4 सी सेंटीग्रेड नहीं होता है, 98.4 के अंतर्गत कितना होता है दोस्तों 310 होता है। ओके दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इश्यू था। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। तो देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिसने आंसर ए दिया है उसका आंसर दोस्तों करेक्ट सही है, ठीक है। तो देखिए राजेश मीना ए, ठीक है, ए अर्जुन ए, सरपंच सर को पिलाओ, ठीक है सर। चलो आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश के निम्नलिखित में जो उत्तर लिखे गए हैं इनके अंतर्गत किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 लाल, ऑप्शन नंबर 2 काला, ऑप्शन नंबर 3 हरा और ऑप्शन नंबर 4 नीला, ठीक है। हाँ सर को भी बाटी चौराहे की पिलाऊंगा चाय, ओके। चलो भाई जल्दी से जल्दी, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, आप उत्तर दो, फालतू बातें अभी बाद में करना, एग्जाम के बाद करेंगे आराम से मिलके जब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ए आरती कुमारी ए, विजय चौधरी ए, कुणाल डी, प्रियंका बेनीवाल ए, अर्जुन का लाडला हनुमान जाट ए, कुणाल ए। सर आज पहली क्लास है, कोई ना ए लाल ए, ठीक है। रीना चौधरी ए, पायल कुमावत बी के सारा। एक बार देखो आराम से, किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इससे टिपे मत मारो दोस्तों। नीला, विकास मोवाल, नीला कैसे होगा भाई। देखो दोस्तों किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, अगर हम रंगों का क्रम देखें तो VIBGYOR, ठीक है। और इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों, इनका तरंग दैर्घ्य होता है 400 nm से लेकर के 700 nm। तो देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग का, ठीक है। जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा वो प्रकाश उतनी ही अधिक दूरी तय करेगा, क्योंकि वो प्रकाश फैलता नहीं है, और जो नहीं फैलेगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। इसी कारण आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो ड्रेस का कलर या कोचिंग संस्थान के जो बैग वगैरह जो भी होते हैं वो ज्यादातर किस कलर के अंतर्गत बनाते हैं, लाल कलर
कलर के अंतर्गत बनाते हैं, क्योंकि लाल एक आकर्षक कलर है, ठीक है, क्योंकि ये रंग फैलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो देखो V से लेकर के R तक जाते हैं तो 400 से 700 होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? R का होता है। क्या R ऑप्शन है दोस्तों? हाँ है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? A हो जाएगा। तो जिसने A आंसर दिया है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, A आंसर दिया इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नजर आने का क्या कारण है? पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नजर आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, पत्तियां प्रकाश के हरे रंग को परावर्तित करती हैं। ऑप्शन 2, पत्तियां हरे रंग को अवशोषित कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों का रंग हरा होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नजर आती हैं, इसके क्या कारण है? आंसर आने लगे। ए रीना ए, ठीक है, ए सूरज शाश्वत ए, रीना चौधरी ए, डी डी 5 डी ए डी 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 डी। चलो दोस्तों, सबके डी आने लगे। एक बार देखो, बड़े आराम से ध्यान से देखो, गलतियां होती है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है। मैं कह रहा हूं पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नजर आने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए, पत्तियां प्रकाश के हरे रंग को परावर्तित करती हैं, पत्तियां हरे रंग को अवशोषित कर लेती है, पत्तियों का रंग हरा होता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जिसने आंसर दिया है ए, उसका करेक्ट सही है। एक बार इस फॉर्मेट को समझ लो। यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो जो लाइट आएगी और जिस लाइट को मैं यहां से टकराकर आपके आंखों के अंतर्गत भेजूंगा, वही कलर आपको दिखाई देगा। यानी बाहर खड़ा मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, तो वह प्रकाश की कौन सी घटना होती है दोस्तों? परावर्तन की घटना होती है, परावर्तित की घटना होती है। तो जिस विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए दिया है कि पत्तियां प्रकाश के हरे रंग को क्या करती है दोस्तों? परावर्तित करती है, और जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग से अपन किसी व्यक्ति को देख पाते हैं, या किसी पत्तियों को अपन जो भी पत्तियां होती है उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। चलो, इसका कंसेप्ट भी थोड़ा याद रख लो दोस्तों। इसका कंसेप्ट देख लो एक बार, मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है दोस्तों? ये जो प्रकाश की किरण होती है, इस प्रकाश की किरण के अंतर्गत 7 रंग होते हैं, और 7 रंगों का जो मिश्रण होता है इसको कहते हैं सफेद रंग। ये सफेद रंग जिस वस्तु पर पड़ेगा, जैसी वस्तु होती है वैसी दिखाई देगी। मान लो ये सफेद रंग लाल वस्तु पर पड़ता है तो कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी, ठीक है। येलो पर पड़ेगा तो कैसी दिखाई देगी? येलो पर पड़ेगा। तो पेड़ पौधे की पत्तियों का नजर हरा होने के कारण, जैसी सूर्य की लाइट आती है, पत्तियों का कलर कैसा है? हरा है। तो हरा हो रहा है, और किसके कारण दिखाई दे रहा? परावर्तित के कारण दिखाई दे रहा है। तो जिसका आंसर जिसने ए दिया है दोस्तों, उसका बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे देखिए, आगे बात करें। चलो प्रश्न नंबर 6, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य है, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य है परावर्तित कारण। धन्यवाद। चलो भाई दोस्तों, जल्दी से जल्दी, बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य है, यानी तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ते क्रम के अंतर्गत है। तो देखो दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ते क्रम के अंतर्गत कैसे है? अभी आपने मैंने बताया था VIBGYOR, यानी इनका तरंग दैर्घ्य कितना होता है दोस्तों? 400 से लेकर 700 तक। अब यह कह रहा है कि बढ़ते क्रम के अंतर्गत, देखो बढ़ते अंतर्गत ये कह रहा है कि लाल, तो सबसे ज्यादा पीछे लाल, तो बढ़ते क्रम कैसा होगा? ठीक है। ये कह रहा है कि नीला, ठीक है, तो देखो नीला, ठीक है, हरा, जी ग्रीन, देखो ब्लू, ब्लू नीला, हरा, ठीक है, पीला और येलो, और पीछे क्या हो गया दोस्तों? रेड हो गया, ठीक है। तो जिसने आंसर इसका बी दिया वो करेक्ट सही है। बढ़ते क्रम में तरंग दैर्घ्य के अंतर्गत VIBGYOR जो है दोस्तों, यानी बढ़ते क्रम तरंग दैर्घ्य के अंतर्गत है, बढ़ते क्रम के अंतर्गत है। जिसने इसका आंसर बी दिया दोस्तों, इसका करेक्ट सही है, बी आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है। मीना साहब बी 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 बी, ए कैसा आ रहा भाई? बी, ठीक है, बी 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 बी, ठीक है दोस्तों। तो जिसने आंसर बी दिया उसका करेक्ट सही है। देखो बढ़ते क्रम के अंतर्गत VIBGYOR 400 से 700, तो इस प्रकार अपन चलेंगे। तो इस प्रकार के अंतर्गत देखो, या तो पहले रेड आ गया, या रेड आ गया, या रेड आ गया। यहां देखो ब्लू, ब्लू नहीं नीला, ये नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, और उसके बाद रेड। तो जिसने आंसर बी दिया है उसका आंसर करेक्ट है, सही है दोस्तों।
सर आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो क्वेश्चन तो बेटा अच्छे ही होते हैं। देखो आगे वाला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका परिणाम स्वरूप होता है उसका वेग बढ़ता है, उसका वेग घटता है, उसकी आवृत्ति घटती है, उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर दो। एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप होता है ऑप्शन ए, इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग घटता है, इसकी आवृत्ति घटती है, इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। आंसर आ रहा बी बी बी। ठीक है, जोरदार सर जी। बी, एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग घटता है, इसकी आवृत्ति घटती है या इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। बी 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 डी डी बी 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 डी ए सूरज शाश्वत ए बी ए सिंपल बॉय ये नाम कहां से लाते हो भाई? ए विकास मॉल हिम्मत सूरज शाश्वत ए बी ए। देखो दोस्तों, इसका कंसेप्ट समझो। मैंने कहा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंतर्गत, दोस्तों यहां सघन माध्यम का मतलब होता है ठोस या द्रव, ठोस या द्रव, और विरल माध्यम का मतलब क्या होता है दोस्तों? हवा। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? हवा। आपको पता होगा जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई होगी तब मैंने आपको एक कंसेप्ट बनाया होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस्म होती है दोस्तों निर्वात में, निर्वात के बाद किस्म होती है दोस्तों गैस में, और गैस के बाद किस्म होती है दोस्तों द्रव में, और द्रव के बाद किसके अंतर्गत होती है? ठोस में। तो देखिए जैसे दोस्तों प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल या वेग बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो सघन माध्यम का मतलब क्या होता है? ठोस या द्रव। सघन माध्यम का मतलब क्या होता है? या तो ठोस होता है या क्या होता है? द्रव। और विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? हवा। तो जैसे ही वो द्रव से यानी द्रव से हवा में जाएगा तो उसका वेग क्या करेगा? बढ़ेगा। तो जिस दोस्तों ने आंसर इसका ए दिया है वो करेक्ट सही है। इसका वेग क्या करता है दोस्तों? बढ़ता है। इसका वेग क्या करता है दोस्तों? बढ़ता है। सुपर क्लास गुरुजी, धन्यवाद बेटा। चलो इसका वेग बढ़ता है। प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? यानी प्रकाश अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन 2 पानी, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड, और ऑप्शन 4 निर्वात। प्रकाश की अधिकतम गति होती है, जल्दी से जल्दी बी। आप एक काम करना, ऑप्शन के साथ थोड़ा वर्ड लिख देना, कांच पानी जो भी है, क्योंकि ये 2 मिनट लेट चलता है। ठीक है, आप जो कमेंट वहां से लिखते हो तो मेरे पास पहुंचते पहुंचते लगभग 1-1.5 मिनट लग जाता है, तो उसकी वजह से मैं सही समझ नहीं पाता हूं आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। ठीक है, तो उसके साथ आप ये चीज लिख दिया करो कि भी डी ये निर्वात है या ए कांच है, ये पानी है। ठीक है, आने लगे दोस्तों डी 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 डी। ठीक है, सरपंच का पड़ोसी निर्वात, चाय साथ भेज दे भाई। ठीक है, निर्वात। राजस्थान पुलिस भर्ती कब आएगी? गुरुजी आ जाएगी बेटा, तैयारी कर, क्योंकि राजस्थान में ट्रेंड बन गया है, जो भर्तियां आती है बाद में समय बहुत कम मिलता है। डी 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 डी। ओके दोस्तों, देखो प्रकाश की अधिकतम गति किसमें होती है? तो हमने कंसेप्ट सीख लिया था। प्रकाश की अधिकतम गति किसके अंतर्गत होती है? निर्वात। निर्वात के बाद किसमें होती है दोस्तों? गैस। गैस के बाद किसके अंतर्गत होती है? द्रव। और द्रव के बाद किसके अंतर्गत होती है? सॉलिड के अंतर्गत। तो अपन पहला देखेंगे निर्वात ऑप्शन है तो वो करेक्ट सही है, और निर्वात ऑप्शन इसके अंतर्गत कौन सा है दोस्तों? डी ऑप्शन है। तो जिस आंसर डी दिया उसका सही है, और लगभग सभी स्टूडेंटों ने डी दिया है। आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, धन्यवाद। देखिए दोस्तों डी 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 डी। ओके दोस्तों, जिसने डी दिया है इसका बिल्कुल सही है, निर्वात। ओके ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, किस रोग को दूरदृष्टि दोष, यानी किस रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो उसे चश्मा दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से देखो दोस्तों, दूरदृष्टि ये सबसे बड़ा अपवाद का कारण बनता है। यह सबसे बड़ा अपवाद का कारण बनता है दूरदृष्टि। इसके अंतर्गत आप यह समझो कि दूरदृष्टि में होता क्या है। देखो दोस्तों, मैंने वर्ड लिखा है दूरदृष्टि।
दूरदृष्टि दोष। इसको लंबे समय तक याद रखने के लिए आप काम करो, दो भागों के अंतर्गत तोड़ दो। एक वर्ड बनता है दूरदृष्टि और दूसरा वर्ड क्या बनता है? दोष। यानी दूर की वस्तु, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। देखो वर्ड ध्यान से देखो, दूर यानी बहुत दूर, और दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है और पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे कहते हैं दोस्तों दूरदृष्टि दोष। यानी दूरदृष्टि और दोष, दूर की तो दृष्टि है और बाकी मेरे लिए क्या है दोस्तों? दोष है। तो उस रोग को दूर करने के लिए अपन लोगों को कौन सा लेंस लिया जाएगा, यह याद रखना। चश्मे जितने भी बनते हैं दोस्तों लेंस के बनते हैं, कहीं दर्पण अगर बीच में आए तो उसको गलत कर देना है। जोरदार आप सब लोगों के बहुत शानदार उत्तर आ रहे हैं। बी 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 बी। सुरेश मीना सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं, फिर भी बी 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 बी। अच्छा सर इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो देखो दोस्तों कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक बार वापस देख लो, दूर दृष्टि दोष। दूर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दूर। और दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। और दोष का मतलब क्या होता है? रोग। तो मैंने इस दूर दृष्टि को दो भागों में तोड़ दिया है। एक वर्ड निकला मेरे लिए दूर दृष्टि और दूसरा शब्द निकला है दोष। इसका मतलब दूर की तो दृष्टि है और बाकी मेरे लिए क्या है? दोष है। अब आप लोगों को मान लो दूर रोग हो गया, दूर दृष्टि रोग किसी को हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। अब देखो दूर में कितना अक्षर है दोस्तों? दो। और किसके पास गया? डॉक्टर के पास। डॉक्टर कितना है? एक। तो दो और एक मिलेंगे कितने वाला हो जाएगा? तीन। अब अपने पास लेंस दो है, एक लेंस है अवतल और एक लेंस है दोस्तों उत्तल। तो इसमें देखो तीन अक्षर वाला लेंस इसका प्रयोग करेगा। तीन वाला कौन सा है दोस्तों? उत्तल लेंस है। तो नंबर एक अवतल लेंस, नंबर दो उत्तल लेंस। तो जिसने आंसर बी दिया है उसका करेक्ट सही है। ठीक है, दूर के लिए कौन सा होगा? उत्तल। याद रखना नहीं है। देखो दूर में कितना अक्षर? दो। जब रोग होता है किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो एक डॉक्टर हो गए, दो अक्षर ये, एक डॉक्टर कितना हो गए? तीन। और तीन वाला कौन सा दोस्तों? उत्तल है। ठीक है, तो जिसने डी दिया है उसका करेक्ट सही है। ठीक है, ओके ओके चलो। तो किसी रोगी को दूर दृष्टि के लिए कौन सा चश्मा दिया जाएगा? उत्तल दिया जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश की कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन दो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन तीन प्रकाश का दुर्वण कहते हैं और ऑप्शन चार प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जल्दी से जल्दी उत्तर आना चाहिए दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दो। ये फिजिक्स में कि आप लोगों के प्रकाश और विद्युत के टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और साथ साथ अपन कंसेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का दुर्वण कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आंसर आने शुरू हो गए। बी बी सरपंच का पड़ोसी डी। बेटा आराम से देखो, बी बी अपवर्तन, वैसे नाम लिख दिया करो, विकास मोवाल अपवर्तन। डी बी, जल्दी से जल्दी। ए राजू देवासी, बी रोयल किंग, बी बी आशीष मीना, बी प्रियंका बेनीवाल, डी 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 बी प्रकाश का अपवर्तन, हिमू भाटी, डी बी प्रकाश का अपवर्तन, बी बी बी। ठीक है दोस्तों, बी। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। और मार्ग से विचलित होने वाली जो घटना होती है दोस्तों, उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर बी दिया वो करेक्ट सही है। देखो दोस्तों, एक थोड़ा अंतर देखो। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है एक ही माध्यम में। परावर्तन का मतलब क्या होता है? एक ही माध्यम में। यदि मैं भी हवा में हूं और अगले वाला भी हवा में, यदि हवा से हवा में या पानी से पानी में किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो वहां परावर्तन होता है। और जहां दो माध्यम होता है और जहां दो माध्यम होगा वहां प्रकाश की कौन सी घटना होगी दोस्तों? अपवर्तन होगी। और इसमें 90% उदाहरण भी आपको याद रखना है कि पानी में रखी हुई यदि कोई भी वस्तु हो, पानी में रखी हुई यदि कोई भी वस्तु हो और यदि इस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, यदि इस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है तो वो उदाहरण प्रकाश
प्रकाश का अपवर्तन का होगा। दो उदाहरण किसका होगा? प्रकाश के अपवर्तन का होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत यह देखना है माध्यम कितने होते हैं? दो। जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या होगी दोस्तों? विचलित होगी, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सूर्य उदय व सूर्य अस्त होते समय क्षितिज पर आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन है, ऑप्शन 2 प्रकाश का प्रकीर्णन है, ऑप्शन 3 प्रकाश का विक्षेपण है, ऑप्शन 4 प्रकाश का परावर्तन है। सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का विक्षेपण है या प्रकाश का परावर्तन है? ठीक है, जल्दी से जल्दी उत्तर दो दोस्तों। बी, अभिषेक मीना, बी 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 सर, ए या बी? बे, सी, बी 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 प्रकीर्णन, बी 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 प्रकीर्णन, बी 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 प्रकीर्णन, बी बी, ए या बी? बी बी बी। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब सूर्य उदय और अस्त होते समय यदि किसी भी उदाहरण के अंतर्गत, एक बार फिर बता दूं, किसी भी उदाहरण के अंतर्गत यदि पानी है और पानी के साथ कोई भी वस्तु है, यदि उस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है तो वो उदाहरण दोस्तों किसके अंतर्गत चले जाएंगे? आकार और आकृति के अंतर्गत परिवर्तन होता है तो वो उदाहरण चले जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन में। और यदि किसी उदाहरण के अंतर्गत आपको स्पेशल लाल और हरे रंग की बात करें, लाल और हरे रंग की बात करें तो वो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन का। किसका हो जाएगा? प्रकीर्णन का हो जाएगा। तो यहां देखिए दोस्तों, किस रंग की बात करें? विशेष तौर से रंग की बात कर रहा है, लाल रंग की। और जहां पर्टिकुलर लाल और हरा रंग आ जाए, आप लोगों को देखना है प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। कुछ ऐसे कंसेप्ट रखो जिसकी वजह से अपन ऑप्शन को क्या कर सकते हैं दोस्तों? सही कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, परावर्तन की घटना एक ही माध्यम में होती है और अपवर्तन की घटना दो माध्यम के अंतर्गत होती है। यानी दो माध्यम का मतलब ज्यादातर अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत पानी संबंधित उदाहरण इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। और प्रकीर्णन जहां भी दोस्तों आएगा वो आपको विशेष तौर से या तो लाल मिलेगा ऑप्शन के अंतर्गत, या क्या मिलेगा? हरा मिलेगा। और एक दोस्तों ये भी चीज याद रखनी है, जहां भी आप लोगों को परावर्तन संबंधित घटना होती है वो परावर्तन की घटना दोस्तों एक के अंतर्गत होगी, ठीक है। तो परावर्तन की घटना क्या होगी? एक ही माध्यम के अंतर्गत होगी, ठीक है। चलो ओके, तो जिस जिस विद्यार्थियों ने प्रकाश का प्रकीर्णन उत्तर दिया है दोस्तों, इसका आंसर करेक्ट है, सही है। चलो ऑप्शन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, देखो दोस्तों। आकाश का रंग नीला दिखाई देना कौन सी घटना का है? ऑप्शन ए विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। आकाश का रंग नीला दिखाई देना कौन सी घटना है? विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण? जल्दी से जल्दी दोस्तों। सरपंच का पड़ोसी चाय चाय भेज रहा है भाई। चलो, प्रकाश आकाश का रंग नीला दिखाई देना, किस रंग की बात हो रही है दोस्तों? नीले रंग की बात हो रही है। और जहां नीला रंग होगा कौन सा उदाहरण होगा? विवर्तन होगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा या व्यतिकरण होगा? बी 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 बी, सी सी सी, बी सी 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 सी। ओके, कुलदीप सिंह बी, सरपंच का पड़ोसी सी, रीना चौधरी सी, कुलदीप सिंह बी, युवराज सी, पिंकी राठौड़ सी, विकास मोवाल प्रकीर्णन, ठीक है दोस्तों, सी सी सी, बी सी। देखो दोस्तों, और अभी रीना चौधरी ने कह दिया सी 100% सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया था कि देखो दोस्तों परावर्तन होगा एक ही माध्यम में, जहां विशेष तौर से दो रंगों की बात होती है, लाल, हरा, नीला, ठीक है। वो सभी उदाहरण किसके अंतर्गत चले जाएंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत चले जाएंगे। और जहां भी अगर आपको रंगीन वर्ड की बात होती, जैसे पानी में फला केरोसिन रंगीन दिखाई देना, रंगीन संबंधित बात होगी तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों? व्यतिकरण के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहां पर्टिकुलर किसी रंग की बात हो रही है और रंग किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों? प्रकीर्णन के अंतर्गत चले जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न नंबर 12 का सी उत्तर दिया उसका करेक्ट आंसर सही है। चलो ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर अंतर्गत है। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन 2 परावर्तन कोण, ऑप्शन 3 समकोण और ऑप्शन 4 अपवर्तन कोण। बहुत इजी प्रश्न है, इससे इजी कोई प्रश्न नहीं हो सकता। नेपाल राठौड़ सी,
ठीक है, देखो दोस्तों एक बार वापस देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कहलाता है। ऑप्शन ए आपतन कोण, परावर्तन कोण, समकोण या अपवर्तन कोण। जल्दी से जल्दी, सी बी, अभिषेक मीना बी, बी बी परावर्तन, बी बी बी, सी बी, विकास वॉल डी, बी आपतन, बी ए बी ए। देखो दोस्तों, बी ए आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य। देखो दोस्तों क्या वर्ड लिखा, परावर्तित किरण लिखा है, थोड़ा देर से सोच के उत्तर देना है। देखो दोस्तों, मान लो ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस जाएगी और यहां जहां तीनों बिंदु मिलते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। और ये कौन सी कोण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि परावर्तित किरण यानी ये वाली परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य, ये हो गया अभिलंब, ये बनने वाला कोण कौन सा, तो ये कोण आई यानी आपतन कोण है और ये आर आर यानी कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर बी दिया है वो करेक्ट सही है, परावर्तन कोण। कौन सा कोण होगा दोस्तों, परावर्तन कोण। ये हो जाएगा आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। और रूल भी क्या कहता है, नियम भी क्या कहता है कि हमेशा आई बराबर क्या होता है, आर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा होता है दोस्तों, बराबर होता है। और यहां से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी समस्या का निराकरण करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलो ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन 2 उत्तल लेंस, ठीक है, समतोतल लेंस या अवतोतल लेंस। जल्दी से जल्दी, बी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष। देखो दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, निकट दृष्टि दोष। और ये भी तुम लोगों का कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना, इस वर्ड को तोड़ दो। पहला वर्ड बनता है निकट दृष्टि और दूसरा वर्ड बनता है दोष। यानी निकट यानी पास, दृष्टि यानी देखना, यानी ऐसा रोग जिसमें पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और सभी विद्यार्थियों का आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए कॉन्वेक्स, ए नागौर से, ए अवतल 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 अवतल। ओके दोस्तों, और याद रखने का भी आसान तरीका मैंने बता दिया है। निकट के अंतर्गत कितना अक्षर है दोस्तों, 3। और जब किसी को रोग होता है कहां जाता है, डॉक्टर के पास, तो कितने हो गए दोस्तों, 4। तो जिसके अंतर्गत 4 वर्ड है वो है, 4 वर्ड किसमें अंतर्गत है दोस्तों, अवतल के अंतर्गत है। और अवतल वाला कौन सा, ये वाला हो जाएगा। और दूर के अंतर्गत क्या था, देखो दूर, दूर के अंतर्गत कितने अक्षर है दोस्तों, 2। और एक डॉक्टर के पास जाता है, कितना हो जाता है, 3। और 3 वाला कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल होता है। तो दूर दृष्टि के लिए होता है उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए होता है अवतल। तो इसका करेक्ट आंसर जिसने ए दिया है उसका करेक्ट सही है और 90% स्टूडेंटों ने ए ही दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर देखिए। दूरदृष्टि दोष युक्त मानव की आंख से, यानी किसी व्यक्ति को, मान लो प्रश्न को थोड़ा लैंग्वेज बना दिया है, दूरदृष्टि दोष युक्त मानव की आंख से निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऑप्शन 2 दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऑप्शन सी ने निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है। और ऑप्शन डी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक या निकट की वस्तु नहीं देती है। जल्दी से जल्दी आंसर बताना है, बल्कि सोच के बताना है। चलो दोस्तों एक बार फिर, दूरदृष्टि दोष युक्त मानव की आंख से होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नहीं दूर की। और ऑप्शन डी दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक की दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन आने शुरू हो गए, हिना चौधरी डी 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 डी। तो देखिए दोस्तों ये चीज मैंने समझा चुका हूं। दूरदृष्टि दोष, इसको 2 वर्डों के अंतर्गत तोड़ दो। दूरदृष्टि दोष को कितने वर्ड के अंतर्गत तोड़ दो दोस्तों, 2 वर्ड के अंतर्गत। तो 2 वर्ड के अंतर्गत तोड़ेंगे तो एक वर्ड बनेगा दूरदृष्टि और दूसरा क्या बनेगा, दोष। तो दूर की तो दोस्तों दृष्टि है और बाकी दोष, बाकी कौन सी वस्तु, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर डी दिया है वो करेक्ट सही है दोस्तों।
दोस्तों, ठीक है। जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर डी दिया है, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर डी दे रहे हैं, सबकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। चलो दोस्तों, ओके, सरपंच साहब का पड़ोसी पूरा लिख के भेज रहा है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है मगर नगर पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। दूरदृष्टि दोष, देखो वर्ड को तोड़ दो, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि एक वर्ड है और दोष दूसरा वर्ड है। तो दूर यानी दूर और दृष्टि यानी देखना, यानी दूर की दिखाई देती है और बाकी मेरे लिए दोष है। बाकी कौन सा बचेगा? पास, तो पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर डी दिया है, करेक्ट सही है, और लगभग विद्यार्थियों ने आंसर डी ही दे रहा है। नेपाल राठौड़ डी, ओके दोस्तों। चलो अब बस क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। हीरे का चमकना क्या कारण है? यानी हीरे का चमकना, ऑप्शन ए परावर्तन है, ऑप्शन 2 अपवर्तन है, ऑप्शन 3 पूर्णांतरिक परावर्तन है, और ऑप्शन 4 डी विवर्तन है। हीरे का चमकना कौन सी घटना है? परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, या कौन सी घटना है? जल्दी से जल्दी गुरुजी डी, ठीक है दोस्तों, वो प्रश्न हो गया। हीरे के चमकने का क्या कारण है? सी 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 सी, ओके, सी 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 सी, डी सी 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 सी, ओके, आने स्टार्ट हो गई। रमेश जानी सी 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 सी, ओके दोस्तों। तो देखिए हीरे के चमकने के क्या कारण है, तो याद रखना ये परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। तो जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी दिया वो करेक्ट सही है। परावर्तन के अंतर्गत फिर बता दूं, परावर्तन के अंतर्गत एक माध्यम में किसी को देखना, एक माध्यम में किसी को देखना। जैसे मान लो मैं भी हवा में हूं और कोई भी हवा के अंतर्गत है, मैं उसको देख रहा हूं, कौन सी घटना है दोस्तों? परावर्तन। यानी एक माध्यम में किसी को भी देखना, कौन सी घटना है दोस्तों? परावर्तन। आप भी रोड पे खड़े थे और वो भी रोड पे जा रही थी, कौन सा माध्यम है? परावर्तन। एक ही माध्यम है और एक माध्यम है, तो कौन सी घटना होगी दोस्तों? परावर्तन। तो ये याद कर लेना, एक माध्यम में किसी को देखना, कौन सी घटना है? परावर्तन है। आप भी छत पर थे और वो भी छत पे थे, आप देख रहे थे, कौन सी घटना है? परावर्तन है। तो एक माध्यम में किसी को भी देखना, कौन सी घटना होगी? परावर्तन। और दो माध्यम में किसी को भी देखना, और ज्यादातर इसके अंतर्गत उदाहरण आएंगे दोस्तों पानी, और पानी के अंतर्गत कोई भी वस्तु, यदि कोई भी वस्तु है और उसका आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा दोस्तों, आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, तो वो उदाहरण किसका होगा दोस्तों? अपवर्तन का होगा। और एक लास्ट पूर्णांतरिक परावर्तन जो होता है, यदि किसी वर्ड के अंतर्गत चमकना जैसा वर्ड आए या चमकीला वर्ड आए, तो वो उदाहरण होगा पूर्णांतरिक परावर्तन का। और यहां चमकना वर्ड स्पष्ट दिख रहा है, तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। हाँ, एसी बंद है भाई, गर्मी लग रही है, आपको कैसे पता चला? ठीक है, कोई ना, क्योंकि एसी बंद रखनी पड़ती, फिर जुकाम हो जाएगा ना। चलो ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न नंबर 16। परस्पर 45 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी किसी वस्तु को कितने प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होंगे? ठीक है दोस्तों, इधर से गया उधर से वो आई, ओके ओके ओके। तो इधर से गया उधर से वो आई, वो किसके अंतर्गत आई? हवा में। और तू भी कहां था? हवा में। प्रकाश की कौन सी घटना हुई? परावर्तन। ठीक है, चलो हाँ, परस्पर 45 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी किसी वस्तु में कितने प्रतिबिंब दृष्टि गोचर हो गए? नागौर की धरती से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है दोस्तों, दो परस्पर, देखो दोस्तों ये कह रहा है कि दो समतल दर्पण परस्पर रखे हैं और उनका कोण कितना है दोस्तों? 45 डिग्री है, और इनके बीच में कोई वस्तु खड़ी है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? नागौर का बादशाह 7, फिराज खान 9, नागौर का बादशाह 7। ठीक है, अब सरपंच का पड़ोसी उत्तर दे भाई, उधर से गई उधर से वो तो चली गई। अब 17 तो वो 7 है बेटा, 17 ऑप्शन में अंतर्गत नहीं है, 7 है। वीके शर्मा 7, सरपंच का पड़ोसी, ओके सर, अच्छा याद हुआ, ओके 7 है। ये तो बेटा थोड़ी ऑनलाइन क्लास है, अगर ऑफलाइन क्लास में होता तो इससे भी ज्यादा अच्छा याद होता है, क्योंकि मैं भी पहली बार ऑनलाइन ले रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा वो डर सा हमेशा रहता है, क्योंकि किसी काम की अपन पहली बार शुरुआत करते हैं तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही रहता है। ठीक है, चलो 7, हाई 7, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, सी 7 रीना चौधरी 7। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई समतल दर्पण किसी कोण पर रख दिया जाए, तो अपना पहली क्लास आप लोग देख लेना, बहुत बढ़िया डिटेल से पढ़ा रखा है। 360/θ होगा। यदि 360/θ का मान सम संख्या के अंतर्गत आता है तो आपको -1 करना होगा। ठीक है, और यदि 360/θ का मान विषम संख्या में आता है तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। अब आप लोग देखिए,
360 बटा थीटा, और थीटा कितना है दोस्तों 45। अब 45 को अगर आप 360 से डिवाइड करोगे तो कितने उत्तर आ जाएंगे दोस्तों 8 आ जाएंगे। अब 8 सम एक विषम है दोस्तों, तो 8 सम है तो -1 करना पड़ेगा, और -1 करेंगे जिसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 7 दिया है वो करेक्ट आंसर सही है। हाँ ऐसी चल गई भाई। चलो जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर 7 दिया है वो आंसर करेक्ट सही है। ओके दोस्तों ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी पर्सन है, मेरी पहली क्लास का वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं समतल दर्पण के नियम। 360 बटा थीटा यदि मान सम संख्या के अंतर्गत आता है तो -1 करना होगा, और यदि 360 थीटा का मान विषम संख्या में आता है तो कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। नागौर का बादशाह 7 7 7। ओके जोरदार भैया, सबका उत्तर 7 है। चलो प्रश्न नंबर 18 आपके ऑप्शन के अंतर्गत है, घरों में काम आने वाले दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब किस प्रकाशिक प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं। घरों में काम आने वाले दर्पण, और घरों के अंतर्गत अक्सर कौन से दर्पण काम आते हैं दोस्तों, समतल दर्पण काम आते हैं। और यदि हम समतल दर्पण के अंतर्गत किसी वस्तु को देखते हैं, यह कह रहा है कि घरों में काम आने वाले दर्पण को हम किसी व्यक्ति या वस्तु को अगर हम देखते हैं ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रकाशिक घटना है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन 3 विवर्तन, ऑप्शन 4 डी ध्रुवण। ठोको लाइक, ठोको भाई। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, ठीक है दोस्तों सर समझाते हैं, लेकिन ये तो थोड़ी ऑनलाइन क्लास है तो अपन तो सीधा आपको प्रश्न बता रहे थे, यहां तो समझाने वाला कम ही ऑप्शन बैठता है थोड़ा। चलो फिर भी अपन एक प्रश्न को ठोक, ठीक है दोस्तों। तो देखिए घरों का काम आने वाले दर्पण हम हमारे प्रतिबिंब किस प्रकाशिक प्रक्रिया के कारण देखते हैं। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि यदि हम एक ही माध्यम में है तो प्रकाश की एक ही घटना होगी, कौन सी होगी, परावर्तन। और 90% स्टूडेंटों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ए। देखो दोस्तों ये समतल दर्पण के अंतर्गत कहां है दोस्तों, हवा के अंतर्गत है। और आप लोग भी कहा हो दोस्तों हवा के अंतर्गत हो, तो जहां दोनों एक ही माध्यम के अंतर्गत होगा तो एक माध्यम के अंतर्गत होगा तो प्रकाश की कौन सी घटना होगी दोस्तों, परावर्तन की घटना होगी। क्योंकि मैंने साफ शब्दों में बोला एक माध्यम में किसी को भी देखना, प्रकाश की कौन सी घटना होगी, परावर्तन। जैसे मैंने कहा आप छत पर खड़े हो और हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो भी हवा में, आप भी हवा में, कौन सी घटना, परावर्तन। आप भाटी चौराहे पर चाय पी रहे हो ठीक है, और कोई बिजल से निकल के जा रहा है तो वो भी कौन सी घटना, परावर्तन, क्योंकि वो भी कहां है, हवा में, और आप भी कहा दोस्तों हवा में। तो जहां हवा और हवा दोनों एक ही होगा वहां प्रकाश की कौन सी घटना होगी, परावर्तन होगी। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, तो कौन सी घटना हो जाएगी, परावर्तन घटना हो जाएगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों प्रश्न नंबर 18, विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है। ऑप्शन ए फेराडे का नियम, ऑप्शन 2 लेंज का नियम, ऑप्शन 3 ओम का नियम, ऑप्शन 4 फ्लेमिंग का नियम। ठीक है, अब फिजिक्स में विद्युत स्टार्ट हो गई है। सर टी पी लो। ओके जरूर पियेंगे सरपंच साहब। चलो कहां से हो सर, मैं दोस्तों वैसे तो डिस्ट्रिक्ट पाली पड़ता है, पाली जेतारण का रहने वाला हूं। ठीक है दोस्तों चलो, हाँ सर गर्मी लग रही है, अब ठीक है ऐसी चलो हो गई, अब नहीं लगेगी गर्मी। चलो आप उत्तर दो जल्दी से जल्दी। ए सी। देखो दोस्तों विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए फेराडे का सिद्धांत, ऑप्शन डी लेंज का नियम, ऑप्शन सी ओम का नियम, और ऑप्शन 4 फ्लेमिंग का नियम। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है दोस्तों, एक बार चेक करते हैं टेक्निकल टीम। चलो ठीक है, तो देखिए विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो जो विद्युत मोटर होती है दोस्तों, विद्युत मोटर क्या करती है, इसके अंतर्गत चुंबक लगी रहती है, और ये चुंबक वाला जो सिद्धांत है ये आप लोगों को किसने दिया था दोस्तों, फेराडे ने दिया था। ये भी आपको बता दूं, देखो दोस्तों सबसे पहले आवेश की खोज हुई थी, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, प्लस और माइनस। अच्छा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, और समान आवेशों में क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों से क्या होता है दोस्तों, आकर्षण होता है। यह घटना आवेश में हो रही थी, वो घटना किसके अंतर्गत हो रही दोस्तों, चुंबक के अंतर्गत भी हो रही है। चुंबक में कितने सिरे होते हैं, 2, एन और एस। यदि मैं एन सिरे को एन सिरे के पास लेके जाऊंगा तो प्रतिकर्षण होगा, और एस सिरे को एस सिरे के पास लेके जाऊंगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, और एन सिरे को एस सिरे के पास लेके जाऊंगा क्या होगा, आकर्षण। तो फेराडे ने कहा कि जो घटना आवेशों में हो रही है वो घटना तो चुंबक में भी हो रही है। अगर अपन आवेश से विद्युत धारा बनाई गई तो अपन चुंबक से विद्युत धारा क्यों नहीं बना सके, और चुंबक से विद्युत धारा बनाने का काम किसने किया था दोस्तों, फेराडे ने किया था। और जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए दिया है वो करेक्ट सही है। विद्युत मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जनरेटर है, डायनामो है, ये सब दोस्तों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, फेराडे के सिद्धांत पर काम करते हैं। किसके सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्तों, फेराडे के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलो दोस्तों आगे देखिए,
प्रश्न नंबर 20, आमतौर पर सुरक्षा में फ्यूज लगने के लिए या फ्यूज तार प्रयोग में आने वाले किस पदार्थ का बना होता है? यानी फ्यूज तार जो होता है दोस्तों वो किस मेटेरियल का बना होता है? जल्दी से जल्दी, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है दोस्तों। चलो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दो। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से जल्दी उत्तर दो। हाँ, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज तार लगाने के लिए या फ्यूज तार किस मेटेरियल का बना होता है? जल्दी से जल्दी उत्तर दो, एक भी उत्तर नहीं आ रहा है। चलो ठीक है दोस्तों, तो फ्यूज तार जो होता है वो टीन और शीशे का मिश्रण होता है। किसका होता है? टीन और शीशे का मिश्रण होता है। टीन और शीशे का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? टीन और शीशे का मिश्रण होता है। एक भी कमेंट नहीं आ रहे यहां देखो। टीन और शीशे का मिश्रण होता है। एक बार थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपको चेक किया जा रहा है, थोड़ा बना रहे। ओके दोस्तों, ठीक है, अब आगे वापस। ठीक है, डोडासरा का पड़ोसी भी अब आया है। ठीक है दोस्तों, चलो तो आमतौर पर फ्यूज तार लगने के लिए कौन सी फ्यूज तार जो होता है वो किस प्रकार के मेटेरियल का बना होता है? आंसर आने लगे डी 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 ए ए। अब इसका आंसर भी बता दिया दोस्तों, डी जो होता है यानी टीन और शीशे का जो मिश्रण होता है वो फ्यूज तार होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्यूज तार होता है। और ये फ्यूज तार अपने श्रेणी क्रम के अंतर्गत लगाया जाता है। किस क्रम के अंतर्गत लगाया जाता है? श्रेणी क्रम के अंतर्गत लगाया जाता है। और सबसे विवादित प्रश्न याद रखना, फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है ये प्रतिरोध दोस्तों उच्च होता है और गलनांक कैसा होता है दोस्तों? निम्न होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक इसका माना जाता है। यह सबसे विवादित प्रश्न रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सबके उत्तर आइए। धन्यवाद। चलो प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। आमतौर पर बिजली के बल्ब मतलब लट्टू का फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है? यानी आप लोगों का जो ये बल्ब होता है, गांव के अंतर्गत पहले 10 रुपए के अंतर्गत लट्टू लेकर आते थे, उस लट्टू के अंतर्गत ये तार किसका बना है? ये प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से जल्दी उत्तर दो दोस्तों। कॉपर, आयरन, सीसा या टंगस्टन? ओके, पिंकी राठौर डी। चलो देखिए दोस्तों, आमतौर पर बिजली के जो बल्ब होते हैं उनका फिलामेंटल किस मेटल का बना होता है? गांव अपन जो लट्टू लेकर आ रहे थे 10 रुपए वाला, उस 10 रुपए लट्टू के अंतर्गत ये जो तार था, ये तार वो जो रिंग दिखती थी, ये रिंग किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए कॉपर की बनी होती है, ऑप्शन 2 आयरन की बनी होती है, ऑप्शन 3 सीसा की बनी होती है और ऑप्शन 4 टंगस्टन की बनी होती है। सबका उत्तर आ रहा है डी 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 डी। ओके, जोरदार दोस्तों, जबरदस्त माहौल है और जबरदस्त उत्साह है आप लोगों के अंतर्गत। डी 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 डी। ओके, अच्छा, जिस विद्यार्थियों के अंतर्गत टंगस्टन क्या, और मुझे लगता है कि 100% विद्यार्थियों को उत्तर डी ही आया है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये तार जो होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। एक चीज याद रखना, इसके अंतर्गत एक गैस भरी होती है और ये गैस दोस्तों इसके अंतर्गत भरी होती है ऑर्गन। क्या भरी होती है दोस्तों? ऑर्गन भरी होती है। और अगर इसका गलनांक, क्वथनांक, प्रतिरोध पूछ ले तो इसका गलनांक, क्वथनांक और प्रतिरोध, गलनांक, क्वथनांक और प्रतिरोध, ये तीनों कैसे होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। इनको याद रखने का आसान तरीका, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा। तो जब ये तार में इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज्यादा टक्कर लगाएंगे, जितनी ज्यादा रुकावट होगी, जितना ज्यादा प्रतिरोध उच्च होगा। यानी तार को क्या करना है? गर्मित हो करना है। और जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही तार को मजबूत होना पड़ेगा। गलनांक उच्च होगा और प्रतिनांक भी उच्च होगा। तो ये बल्ब संबंधी, लट्टू संबंधित पूरे प्रश्न आगे। ये 10 रुपए का आता था, पता नहीं अब कितने रुपए का आ रहा है। ठीक है, डी 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 डी। ओके दोस्तों, चलो आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। विद्युत हीटर का अल्टीमेट किस धातु का बना होता है? यानी आप लोगों के जो विद्युत हीटर होते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी रूम लेकर रहते हैं वो चोरी छुपे हीटर चलाते होंगे तो उनको पता होगा। तो हीटर के अंतर्गत ये जो तार है, ये जो रिंग है, ये रिंग किस धातु की बनी होती है? ये प्रश्न है। विद्युत हीटर में अल्टीमेट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम। और अरे नाम ले लेंगे दोस्तों, थोड़ा नाम लो। रीना चौधरी, ओके। विकास मोवाल, ए उत्तर आ रहा है। ठीक है, राजेश मीना, सी उत्तर आ रहा है। आर्मी लवर, वेरी गुड। आर्मी लवर जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। आर्मी लवर स्पेशल, भगवान करे आपकी आशा और कामना पूरी हो। ए ए ए ए ए ए ए ए। ओके दोस्तों, बहुत जबरदस्त। ए ए नाइक्रोम। ओके, डोडासरा का पड़ोसी जी का लेट उत्तर आ रहा है। ए ए ए। ठीक है दोस्तों,
ए ओके दोस्तों। तो देखो विद्युत हीटर जो होता है इसमें जो ये तार होता है दोस्तों, ये तार होता है नाइक्रोम का। किसका होता है दोस्तों? नाइक्रोम होता है। वैसे तो नाइक्रोम दो पदार्थों का मिक्सचर होती है, एक होती है दोस्तों निकल की और दूसरी होती है दोस्तों क्रोमियम की। किसकी होती है दोस्तों? क्रोमियम की, ठीक है। और ये जो प्लेट होती है दोस्तों, ये जो प्लेट होती है, ये प्लेट बनी होती है दोस्तों पीओपी की। पीओपी का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हड्डियां टूटने पर अपने शरीर पर जो प्लास्टर करते हैं ना, उसका नाम है पीओपी। कभी कभी किसी एग्जाम इसका सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो CaSO4 1/2H2O होता है, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हाँ ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम खुद दो धातुओं का मिक्सचर है, निकिल और क्रोमियम, और इसकी जो प्लेट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है। और अगर आपको सूत्र भी पूछ ले तो CaSO4 1/2H2O होता है। एक चीज ये भी याद रखे दोस्तों, ये जो हीटर होता है ना, इस हीटर के अंदर देखो एक चीज थोड़ा समझ लो, टाइम तो लगेगा। एक होता है दोस्तों प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? R। एक होता है दोस्तों गलनांक। गलनांक में इंग्लिश के अंतर्गत क्या लिखता हूं? मेल्टिंग पॉइंट। देखो प्रतिरोध क्या होता है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई तार है और इस तार के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा टक्कर मारेंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। जितना ज्यादा टक्कर मारेंगे उतना ही क्या करेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। और जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही तार क्या होगा दोस्तों? गर्म होगा। तो आप लोगों को इस हीटर को क्या करना है? गर्म करना है। तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। तो यह भी याद रखना, इसका प्रतिरोध और इसका गलनांक और इसका क्वथनांक, ये तीनों ही दोस्तों कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। तो हीटर संबंधित पूरे प्रश्न क्लियर हो गए। हीटर में तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किन धातुओं का मिक्सचर है? निकिल और क्रोमियम की। जे तेजा बाबा की जे, ठीक है दोस्तों। प्लेट किसकी बनी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। सूत्र क्या है? CaSO4 1/2H2O, ठीक है। और क्वथनांक, गलनांक और ये तीनों कैसे होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। ये हीटर संबंधित पूरे प्रश्न क्लियर हो गए। तो विद्युत तार के अंतर्गत हीटर किस धातु, हीटर के अंतर्गत तार किसका बना है दोस्तों? नाइक्रोम का बना है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखिए, आगे प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर वेट कर रहा है। प्रश्न है सूक्ष्म सेल है। सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म सेल है। धन्यवाद डोडासरा का पड़ोसी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद, ठीक है। सूक्ष्म सेल है, जल्दी से जल्दी। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन से द्वितीयक सेल, ऑप्शन 3 तृतीयक सेल, ऑप्शन 4 चतुर्थ सेल। तो सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म सेल है। ऑनलाइन कोर्स कैसे परचेज करें? आइए आप लोग एक बार अपने अर्जुन क्लासेज के आप यूट्यूब चैनल के बाद इसके जो नंबर दिए हुए नंबरों पर आप बात कर ले दोस्तों। चलो ठीक है। गुलाब सिंह सबका उत्तर आ रहा है दोस्तों। ए आर्मी लवर ए ओके। देखो दोस्तों सूक्ष्म सेल, सेल कितने को, सेल क्या होते हैं? सेल का मतलब होता है कि जब मान लो अपने पास कोई विद्युत धारा है, अब इस विद्युत धारा को मैं साथ तो लेके जा नहीं सकता, तो इस विद्युत धारा को किसी में स्टोरेज करना होता है, और जब जरूरत पड़ने पर पुनः मुझे काम में लेना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल। ये सेल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्राथमिक सेल। कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल। और एक होते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल, यानी सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल कौन होते हैं? तो प्राथमिक सेलों का मतलब वो सेल जिनको अपन खरीद के लाते हैं और जहां अपन मान लो घड़ी है या रेडियो है उनमें डालते हैं, और एक बार काम लेने के बाद उसको वापस यूज एंड थ्रो कर देते हैं, यानी पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सेल जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जाता है दोस्तों, वो कौन से सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यानी आप गया दुकान पर है, 5 रुपया लगा, एक सेल लाया, अपन घड़ी में डालियो, जड़ तक चले पर तक ठीक है, जिस दिन नहीं चले उस दिन पिन बारे भगाई दियो। वो सेल कौन सा दोस्तों? प्राथमिक सेल है। तो जिन्हों पुनः चार्ज नहीं कह सकते हैं वो प्राथमिक सेल है। और प्राथमिक सेलों के अंतर्गत उदाहरण याद रखना, एक है दोस्तों सूक्ष्म सेल, नंबर 2 उदाहरण है दोस्तों वोल्टेज सेल, नंबर 3 उदाहरण है दोस्तों डेनियल सेल, डेनियल सेल, नंबर 4 उदाहरण है दोस्तों लेक्लांसी सेल। ये कौन से सेल होते हैं दोस्तों? प्राथमिक सेल होते हैं। बेस्ट क्लास गुरुजी, धन्यवाद, ठीक है। द्वितीय क्लास का मतलब ये तो दोस्तों अभी शुरुआत हुई है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, ठीक है। आगे के देखो क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों द्वितीयक सेलों का मतलब होता है ऐसे सेल जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, सॉरी पुनः चार्ज किया जा सकता, यानी मान लो जिन सेलों को अपन बार बार चार्ज कर सकते हैं वो कौन से सेल कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। इसके अंतर्गत आपको उदाहरण याद रखना, सीसा संचयक सेल। कौन सा सेल है दोस्तों? सीसा संचयक सेल। समय लगेगा, कोई ना पढ़ लो एक बार, सीसा संचयक सेल। दूसरा है दोस्तों NiCd सेल, निकिल कैडमियम सेल। और नंबर तीसरा जो सेल
होगा दोस्तों, वो होगा आपका लिथियम रिचार्ज सेल। कौन सा सेल होगा दोस्तों? लिथियम रिचार्ज सेल। अब देखो प्रश्न को, अब कोई भी प्रश्न आए कोई टेंशन नहीं है, सूक्ष्म सेल है। सूक्ष्म सेल कौन सा सेल है दोस्तों? प्राथमिक सेल है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए दिया है दोस्तों, वो आंसर करेक्ट सही माना गया है। ओके दोस्तों, एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा दोस्तों, आप तैयारी जारी रखें। आपने एग्जाम दे दिया, आपने अपना जितना अच्छा काम करना था कर दिया है, फिर भी आगे तैयारी रखें। जब तक अपना फाइनल रूप से कहीं चेंज नहीं होता तब तक पढ़ाई से दूर नहीं होना दोस्तों, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? सर अब 5 का सेल नहीं आता है तो हो गया 10 रुपए आता होगा भाई, पहले 5 का आता था। चलो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन 3 आयनन, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी उत्तर दो वर्मा साहब, जल्दी से जल्दी। ऑनलाइन मत तो मजा आता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सी 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 रीना चौधरी सी स्टार्ट हो गई, सी। ए फिरोज खान ए, हिना बी, मोंटी सी, यशपाल सी। आर्मी लवर 24 का है 100%। हाँ एग्जाम ओके हो जाएगा बेस्ट, तो 24 का हो जाएगा। कोई ना, तैयारी रखो अपनी, जितनी ज्यादा तैयारी करो। डोडासरा की पड़ोसी ए उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। चलो आरजे दास सी, कुशाल सिंह राठौर सी, यशपाल ए, डोडास ए ओके, बी बी ए। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर आने और लगे लोहे की परत पर, जो लोहे की परत पर Zn अर्थात जिंक जो होता है उसकी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया वो करेक्ट सही है, और 90% विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए ही दिया है, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, गुरुजी प्रणाम फेंको, प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। चलो ठीक है दोस्तों, चलो प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, जल्दी से जल्दी। विभवांतर का मात्रक है ए एम्पियर, वोल्ट, कूलम, ओम। देखो दोस्तों इसकी एक सारणी समझ लो। 3 विद्वान थे, एक विद्वान था जिसका नाम था, आप लोगों को एक पूरी सारणी बना रहा हूं, 1 मिनट लगेगी, और यहां से कोई भी प्रश्न आएगा वो कभी गलत नहीं होगा। देखो दोस्तों 3 महान विद्वान हुए करते थे, और इन 3 महान विद्वानों का नंबर 1 नाम है दोस्तों एम्पियर। क्या नाम है दोस्तों? एम्पियर। नंबर 2 जो विद्वान थे उनका नाम था वोल्ट, और नंबर 3 जो विद्वान थे उनका नाम क्या था दोस्तों? ओम, ठीक है। एम्पियर जो है, एम्पियर ने खोज की थी दोस्तों विद्युत धारा की। किसकी खोज की थी? विद्युत धारा की। और विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों आई, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर जो होता है मात्रक माना जाता है। वोल्ट ने खोज की थी विभवांतर की, वोल्ट ने खोज की थी विभवांतर की, और प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? वी, और मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है दोस्तों। चलो, और ओम ने खोज की थी प्रतिरोध की। किसकी खोज की थी? प्रतिरोध की, और सिंबल कौन होता है दोस्तों? आर, ठीक है। और ओम का जो ओम मात्रक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ओम ही होता है, या इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों आराम से प्रश्न को धैर्य से पढ़ो। विभवांतर का मात्रक होता है तो वोल्ट, या विभवांतर, विभवांतर का जो मात्रक होता है, तो देखो विभवांतर का मात्रक कौन सा आ रहा है दोस्तों? वोल्ट आ रहा है। तो जिस विद्यार्थियों ने इसका आंसर बी दिया है वो करेक्ट सही है। कौन सा होगा दोस्तों? वोल्ट ही होगा। कौन सा होगा दोस्तों? वोल्ट ही होगा, ठीक है, वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर बी दिया, ए दिया है, सॉरी बी दिया है, उसका आंसर करेक्ट सही है। मैं सभी के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसलिए कोई नाराज नहीं हो दोस्तों, ठीक है, ठीक है। रितु सोम ए एम्पियर, ओम, वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एम्पियर, वोल्ट और ओम। एम्पियर ने खोज की थी विद्युत धारा, प्रतीक चिन्ह होता आई और एम्पियर। वोल्ट ने खोज की थी विभवांतर, प्रतीक चिन्ह होता वी और वोल्ट मीटर। ओम ने खोज की थी प्रतिरोध, प्रतीक चिन्ह आर और ओम, ठीक है। तो विभवांतर का पूछा क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर आगे वाला। प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखो प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? आराम से देख लो। प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, कूलम, हेनरी या ओम। सर थैंक यू, थैंक यू। चलो प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, कूलम, हेनरी या ओम। जल्दी से जल्दी। प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये थोड़ा कमेंट पढ़ने में टाइम लगता है क्योंकि आप वहां से कमेंट आते हैं तो 1-1.5 मिनट वो लग जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है दोस्तों।
तो इतना अपन रुक नहीं सकते एक प्रश्न के लिए। डी उत्तर आ गए जल्दी से जल्दी। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है डी डी डी। तो देखो दोस्तों सबका उत्तर मैंने साफ लफ्जों में लिख दिया, एम्पियर विद्युत धारा आई एम्पियर, वोल्ट विभवांतर वी वोल्ट, ओम प्रतिरोध और ओम। जिन जिन विद्वानों का नाम है वो जिनकी खोजें करेंगे और उनका मात्रक खुद के नाम पर देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर ओम दिया है उसका आंसर करेक्ट सही माना गया है, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 27, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, यानी घरों के अंतर्गत आपके जो पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं ये किस क्रम में होते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम होते हैं, ऑप्शन 2 मिश्रित क्रम होते हैं, ऑप्शन सी समांतर क्रम होते हैं, या फिर किसी भी क्रम के अंतर्गत नहीं होते हैं। जल्दी से जल्दी डी एफ। चलो घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, समांतर क्रम। ये तो आपको पता चल ही होगा कि घरों के अंतर्गत जो पंखे लगे होते हैं क्रम अपन 2 ही पढ़ते हैं, एक श्रेणी क्रम पढ़ते हैं और एक समांतर क्रम पढ़ते हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत जल्दी से जल्दी उत्तर भरो और 90% स्टूडेंट का उत्तर आने लगा सी 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 सी। ओके दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों सी जो होता है समांतर क्रम होता है। उस समांतर क्रम के अंतर्गत घरों में जितने भी घर के उपकरण है, घर के उपकरण, रोड लाइट, ये भी बहुत विवादित प्रश्न रहा है। रोड लाइट, ये रोड लाइट भी किस क्रम के अंतर्गत लगा रहता है दोस्तों? आपके समांतर क्रम लगा रहता है। श्रेणी क्रम के अंतर्गत जो उपकरण होते हैं, श्रेणी क्रम के अंतर्गत जो उपकरण होते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों एक आपको यूज रखना है फ्यूज तार, एक इसके अंतर्गत याद रखना है एमसीबी, और एक इसके अंतर्गत आपको याद रखना है सजावटी लाइटें, ठीक है गुरुजी। सजावटी लाइटें, सजावटी लाइटें कब लगेगी? जब अपना चयन हो जाएगा तो अपने घर पे सजावटी लाइटें लगेगी, ठीक है ना। तो जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपन को ढूंढते आएंगे लोग और आप लोगों को घर पे क्या लगाएंगे? सजावटी लाइटें लगाएगी। तब तक अपन को फ्यूजदार पढ़ना ही पड़ेगा। अगर बढ़िया सा फ्यूजदार और एमसी पढ़ेंगे तो भी अपने घर के अंतर्गत क्या लगेगी? सजावटी लाइटें लगेगी, ठीक है। तो फ्यूजदार और एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे तो घर पे सजावटी लाइटें लगेगी। यह श्रेणी क्रम के अंतर्गत है। बाकी दैनिक जीवन के जितने भी उपकरण होते हैं दोस्तों ये सब उपकरण किस क्रम के अंतर्गत होते हैं? समांतर क्रम के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। चलो सबने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ओके दोस्तों चलो ठीक है। प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह निम्न किस प्रतिपादित किया था? यानी किसी चालक सिरों के बनने वाले जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? कूलाम ने दिया था, फैराडे ने दिया था, जूल ने दिया था, या ओम ने दिया था? ओके दोस्तों सी, रीना चौधरी सी। जल्दी से जल्दी ये प्रश्न संख्या 28 लिखकर लिखो। 28 में क्या है? किसी चालक तार के सिरों में जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये जो सिद्धांत देने वाला अपने कौन से विद्वान थे? सर अब तो लगने लगा है पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के अलावा और दुनिया का कोई भी ऑप्शन सेट नहीं होता अभी इस जनरेशन में। जितना पढ़ोगे उतना ही निखार आएगा दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट पूछे भाई साहब, गुड इवनिंग। अब तो खत्म होने वाली क्लास है। चलो बी सी चोरा जल्दी से जल्दी 28 का उत्तर डी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का रमेश जानी, ठीक है। देखो दोस्तों किसी चालक सिरों के अंतर्गत मध्य विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा समानुपाती होते हैं। ये किस भाई साहब ने कहा था? ओम ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ओम ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ओम ने कहा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन के अंतर्गत है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा को परावर्तित करने वाला युक्ति का नाम बताओ। यानी प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं दोस्तों? एसी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं दोस्तों? एसी कहते हैं। और दिष्ट धारा को क्या कहते हैं दोस्तों? डीसी कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इन्वर्टर है, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन नंबर 3 रेक्टिफायर है, और ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसमीटर है। तो एक बार वापस देखें दोस्तों, एसी का मतलब अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी में चेंज करने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? रेक्टिफायर है। कौन सा है दोस्तों? रेक्टिफायर है। कोई ना गलत हो जाता है आप रखो, ठीक है, तैयारी रखो, हो जाएगा, एक दिन सही होगा। जैसे जितने टेस्ट दोगे उतना ही आप लोगों में निखार आता रहेगा, ठीक है। तो एसी को डीसी में चेंज करने वाला, देखो प्रत्यावर्ती धारा को
उद्दिष्ट धारा में। तो एसी को डीसी में चेंज करने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? रेक्टिफायर है। और डीसी को एसी में चेंज करने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? डिस इन्वर्टर है। कौन सा है दोस्तों? इन्वर्टर है। तो यहां रेक्टिफायर है, ये किसी एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है खाली जगह देकर, या रेक्टिफायर है। और यहां क्या होगा दोस्तों? इन्वर्टर होगा। ट्रांसफार्मर एक अलग प्रक्रिया होती है, ट्रांसफार्मर एसी धारा पर काम करता है, वो एसी धारा को परिवर्तित करता रहता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। प्रश्न नंबर लास्ट 30% आपके सामने, यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध या संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके फास्ट इसका उत्तर दो। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको कौन सा क्रम पूछा है? समांतर क्रम पूछा है। समांतर क्रम को मैं कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R2 बराबर 1/R2। आपको दो ही दे रखा है। चलो पहला कितना है दोस्तों? 1/3 और दूसरा कितना है? 1/6। अब इन दोनों का क्या ले लेते हैं? 1/R, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आता है? 6। 3 का भाग देते हैं, यानी बट्टा बट्टी वाली जोड़ बाकी, ठीक है। 3 वाला भाग देते हैं, 3 × 2 कितने हो गए? 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 और 1 कितने हो गए? 3/6। कितने हो गए दोस्तों? 3/6। तो 1/R आ रहा अपना 3/6। अपन को क्या चाहिए दोस्तों? R। वेजर गुणा करवा दो, वेजर गुणा करवाएंगे 3R बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 6/3। 6/3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 ओम हो जाएगा। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर 2 दिया है वो करेक्ट सही है। जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर 2 दिया है वो करेक्ट सही है। जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर 2 दिया है वो करेक्ट सही है। डरना नहीं है, ऐसे ही प्रश्न सही होंगे, गलत हो जाता है उत्तर देते रहो, गलत हो जाता है, ठीक है, भूल हो जाती है, उत्तर देते रहो, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला? संपूर्ण प्रतिरोध यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 3 और 6, 1/3 प्लस 1/6 ले से पाएगा 6। 2 का भाग 2 और 2 को 1 से 2 और 1 बार 1, 2 ने कितने हो गए? 3। 3/6। अब आपको क्या चाहिए? R बराबर हो जाएगा, तो वेजर गुणा करेंगे 3R बराबर 6, तो R बराबर 6/3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अलवर से बहुत बहुत धन्यवाद, अलवर से। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। समय बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इस समय को जितना ज्यादा आप उपयोग में लोगे, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि अभी आर्मी जीडी की बात करें तो उनका एग्जाम पता नहीं कब हुआ है, और अब वापस एग्जाम की डेट आने वाली है, बहुत जल्द एग्जाम होगा। आपको निराशा नहीं लेनी है, आपको अपनी तैयारी को सतत जारी रखना है। और दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव है, चाहे वो राजस्थान पुलिस है, एयरफोर्स है, ठीक है, भर्तियां आती रहेगी, वैकेंसी आती रहेगी, अपने को अपनी तैयारी जारी रखनी है। हम अभी से अपनी तैयारी जारी रखेंगे, तब जाकर अपना चयन सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि अपने लिए ये लास्ट और फर्स्ट भर्ती को मानकर अपने को मन के अंतर्गत तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।